नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मांडवाल और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं बिपिन तिवारी। बिपिन तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पीएचडी शोध के छात्र हैं और हिंदी आलोचना पर गंभीर लेखन करते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती। चर्चा शुरू करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से सरस्वती का संपादन करना शुरू किया और कब सरस्वती की नींव रखी गई। साथ ही आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। परिचय, सरस्वती की भूमिका, सरस्वती की पत्रकारिता, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से सरस्वती का जुड़ाव, नए लेखकों के प्रति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का व्यवहार, खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में स्थापना, किसानों के प्रति सरस्वती का दृष्टिकोण, भाषा के क्षेत्र में सरस्वती का योगदान। बीसवीं सदी के शुरुआती दौर तक साहित्य को मनोरंजन का साधन मात्र समझा जाता था। साहित्य आम जन को किसी भी तरह से प्रेरित नहीं करता था, ना तो साहित्य के प्रति अपने दायित्व को लेकर और ना ही वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर। ऐसे समय में इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक घोष बाबू ने सरस्वती नामक मासिक पत्र निकालने की योजना बनाई। जनवरी 1900 में सरस्वती का नियमित रूप से प्रकाशन शुरू हुआ। पत्रिका अपने घोषित उद्देश्यों में पूरी तरह साहित्यिक थी। इस बात को बाकायदा सरस्वती की नीति में शामिल किया गया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन पहले 5 संपादकों बाबू कार्तिका प्रसाद खत्री, पंडित किशोरी लाल वाजपेयी, बाबू जगन्नाथ दास बीए, राधा कृष्ण दास, बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। 1901 तक सभी संपादकगण एक साथ रहे, परंतु 1902 में बाबू श्याम सुंदर दास को छोड़कर बाकी संपादक सरस्वती से अलग हो गए। 1902 में सरस्वती के संपादन का दायित्व अकेले बाबू श्याम सुंदर दास ने निभाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व 1903 में संभाला और 1921 तक वह यह दायित्व निभाते रहे। सरस्वती में साहित्य, विज्ञान, कला, पुरातत्व, संगीत आदि विभिन्न विषयों पर लेख छपते थे। द्विवेदी जी एक ऐसा बौद्धिक समाज बनाने के पक्षधर थे जो अपने साहित्य, देश, समाज आदि के प्रति संवेदनशील हो। इस बात को सरस्वती में प्रकाशित सामग्री में देखा जा सकता है। सरस्वती सबसे लंबे समय तक नियमित रूप से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका रही है, जो सन 20वीं शताब्दी के शुरू से निकलकर 20वीं शताब्दी के 8वें दशक तक निकलती रही। इस पत्रिका के अंतिम संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी थे। किसी भी पत्रिका के लिए यह गौरव की बात होगी कि उसने इतना लंबा जीवन जीते हुए साहित्य की सेवा की। द्विवेदी जी ने 1903 से 1905 तक सरस्वती का संपादन झांसी से किया। उस समय वे रेलवे में नौकरी कर रहे थे। 1905 में उनकी अपने अधिकारी से बातचीत हो जाने के कारण उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर इलाहाबाद से सरस्वती का संपादन करने लगे। सरस्वती के संपादन का दायित्व ग्रहण करने पर उन्होंने कुछ संकल्प लिए, जिस पर वे लगातार चलते रहे। वक्त की पाबंदी रखूंगा, मालिकों का विश्वास पात्र बनने की चेष्टा करूंगा, अपने हानि लाभ की परवाह ना करके सदा पाठकों के हानि लाभ को महत्व दूंगा और न्याय पथ से कभी विचलित नहीं होऊंगा। सरस्वती की सामग्री में इस बात को बहुत गहराई से देखा जा सकता है। वह जब तक सरस्वती से जुड़े रहे तब तक उन्होंने इसका बाखूबी पालन किया। इसीलिए उनका उस दौर के स्थापित साहित्यकारों से तीखा विरोध भी हुआ। एक समय ऐसा आया कि द्विवेदी जी को अकेले ही सरस्वती की पूरी सामग्री अलग अलग नामों से लिखनी पड़ती थी। उस समय के अधिकांश लेखकों ने सरस्वती से अपने को अलग कर लिया था। इसका कारण था द्विवेदी जी के भाषा को लेकर शुद्धतावादी दृष्टि। वे बड़े से बड़े लेखक की रचना में भाषागत कमी के चलते लौटा देते थे। इसीलिए द्विवेदी जी सरस्वती के अगले 6 अंकों की सामग्री अग्रिम लेकर चलते थे, जिसके बारे में उनका स्पष्ट मत था कि यदि मैं कहीं बीमार हो जाऊं तो भी पाठकों को सरस्वती नियमित रूप से मिलती रहे। द्विवेदी जी की सरस्वती को लेकर क्या नीति थी? किसानों के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था? सरस्वती की पत्रकारिता के सरोकार क्या थे? आज की परिचर्चा इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित होगी।
सरस्वती पत्रिका की शुरुआत में जो नीति अपनाई गई वह अंत समय तक चलती रही। सरस्वती के पहले अंक की जो संपादकीय है वह पत्रिका की समूची संकल्पना और उसके सरोकार को स्पष्ट कर देती है। परम कारुणिक सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की अशेष अनुकंपा ही से ऐसा अनुपम अवसर आकर प्राप्त हुआ है कि आज हम लोग हिंदी भाषा के रसिक जनों की सेवा में नए उत्साह से उत्साहित हो एक नवीन उपहार लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम सरस्वती है। भरत मुनि के इस महावाक्य अनुसार कि सरस्वती श्रुति महति न ह्यताम, अर्थात सरस्वती ऐसी महती श्रुति है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। यह निश्चय प्रतीत होता है कि यदि हिंदी के सच्चे सहायक और उससे सच्ची सहानुभूति रखने वाले सहृदय हितैषियों ने इसे समुचित आदर और अनुराग पूर्वक ग्रहण कर यथोचित आश्रय दिया तो अवश्य ही ये दीर्घ जीवनी होकर निज कर्तव्य पालन से हिंदी की समुज्ज्वल कीर्ति को अचल और दिगंत व्यापनी तथा स्थायी करने में समर्थ होगी। हिंदी रसिकों के मनोरंजन के साथ ही साथ सरस्वती भंडार की अंग पुष्टि, वृद्धि और यथायथ पूर्तियों तथा भाषा सुलेखों की ललित लेखनी उत्साहित और उत्तेजित होकर विविध भाव भरित ग्रंथराजी को प्रसव करें। और इस पत्रिका में कौन कौन से विषय रखेंगे, यह केवल इसी से अनुमान करना चाहिए कि इसका नाम सरस्वती है। इसमें गद्य, पद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, चंपू, इतिहास, जीवन चरित्र, पंच, हास्य, परिहास, कौतुक, पुरावृत्त, विज्ञान, शिल्प, कला कौशल आदि साहित्य के यावतीय विषयों का यथोचित समालोचना की जाएगी। यह हम लोग निज मुख से नहीं कह सकते कि भाषा में यह पत्रिका अपने ढंग की प्रथम होगी, किंतु सुहृदयों की समुचित सहायता और सहयोगियों की सच्ची सहानुभूति हुई तो अवश्य यह अपने कर्तव्य पालन में सफल मनोरथ होने का उद्योग करने में शिथिलता ना करेगी। इसमें लाभ केवल यही सोचा गया है कि सुलेखकों की लेखनी स्फुरित हो, जिससे हिंदी की अंग पुष्टि और उन्नति हो। इसके अतिरिक्त हम लोगों का यह भी दृढ़ विचार है कि यदि पत्रिका संबंधी सब प्रकार का व्यय देकर कुछ भी लाभ हुआ तो इसके लेखकों की हम लोग उचित सेवा करने में किसी प्रकार की त्रुटि ना करेंगे। आशा है कि हिंदी पठित समाज इस पत्रिका पर कृपा दृष्टि बनाए रहेंगे और हम लोगों को निज कर्तव्य पालन में यथाशक्ति पूर्ण सहायता देंगे। सरस्वती की पत्रकारिता का स्वर घोषित रूप से साहित्यिक था। सरस्वती शुरुआती दौर में इस सरोकार को लेकर बहुत गंभीर रहती है। वह ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का समर्थन करती है और भारत में चल रहे आज़ादी के आंदोलन का विरोध करती है, जिसे उस दौर में प्रकाशित रचनाओं में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में लॉर्ड कर्जन अपने काले कानूनों तथा राजनीतिक कुचक्रों के कारण जाने जाते हैं। लॉर्ड कर्जन की मार्च 1900 की सरस्वती में प्रशंसा की गई है। हम लोगों के सौभाग्य से इस दुख समय में श्रीमान लॉर्ड कर्जन ऐसे प्रजावत्सल और विद्यारसिक शासक मिले हैं जिनके उत्तम प्रबंध से भारतवासी घोर अकाल और महामारी के कराल आक्रमण से रक्षा पाते हुए उत्तम शिक्षा और उचित न्याय प्राप्त कर रहे हैं। द्विवेदी जी साहित्य को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। उनका मानना है कि आज तक जितने भी परिवर्तन पूरे विश्व में हुए हैं उसके पीछे साहित्य की ही प्रेरणा रही है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। यूरोप में हानिकारिणी धार्मिक रूढ़ियों का उत्पादन साहित्य ही ने किया है। जातीय स्वातंत्र्य के बीज उसी ने बोए हैं। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के भावों को भी उसी ने पाला, पोसा और बढ़ाया है। पतित देशों का पुनरुत्थान भी उसी ने किया है। पदाक्रांत इटली का मस्तिष्क किसने ऊंचा उठाया है? साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने। इसीलिए वह सरस्वती में साहित्य को और ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। वह इसी कारण सरस्वती में ज्ञान विज्ञान के बहुत से विषयों का अनुवाद में प्रकाशित करते थे। वह हिंदी की हीन दशा को लेकर भी दुखी थे। इसीलिए जनवरी 1903 में दुर्भाग्य का विषय शीर्षक से एक टिप्पणी लिखी थी, जिसमें समाज के धन संपन्न लोगों के साहित्य के प्रति बर्ताव की आलोचना की थी। यह बात वे खालिस भारतीय धनिकों के संदर्भ में करते हैं,
जबकि बाकी देशों के धन संपन्न लोग साहित्य के प्रति बहुत उदारता का भाव रखते हैं। इसी कारण अमेरिका और इंग्लैंड का साहित्यिक स्तर बहुत ऊंचा है। वहाँ लोग साहित्य के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दान देते हैं, जबकि भारत में लोग दान सिर्फ धार्मिक कार्यों में करते हैं। द्विवेदी जी पश्चिम की इस संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। वह चाहते थे कि काश ऐसी संस्कृति भारत में भी विकसित हो सके। दरअसल द्विवेदी जी भारत को दुनिया के अन्य देशों के बराबर में देखना चाहते थे, वह चाहे साहित्य को लेकर हो या संस्कृति को लेकर। इसीलिए वह हर उस बुराई का विरोध कर रहे थे जो इस मार्ग में बाधक थी, वह चाहे धन संपन्न लोगों का व्यवहार हो या साहित्य के प्रति आम जन का रवैया। वह सरस्वती में साहित्य में किस तरह की कमजोरियां रह रही हैं, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी टिप्पणियां लिखते थे। सरस्वती में किसी रचना पर वाद विवाद को भी प्रमुखता से छापा जाता था, वह चाहे सरस्वती का नागरी प्रचारिणी सभा के साथ हुआ विवाद हो या किसी दूसरे रचनाकार के साथ का विवाद। द्विवेदी जी सरस्वती को पूरे लोकतांत्रिक ढंग से निकालते थे, इसीलिए सरस्वती के अपने मायने थे। उस दौर में यदि किसी व्यक्ति की रचना सरस्वती में छप जाती थी तो उसे लेखक मान लिया जाता था। इसीलिए भारत के दूसरी भाषा के विद्वानों से लेकर विदेशी विद्वानों तक ने सरस्वती के बारे में अच्छी राय व्यक्त की है। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने सरस्वती के बारे में अंग्रेजी में जो लिखा था उसका हिंदी अनुवाद कुछ यह बनता है। भारत में देशी भाषाओं की जो उत्तम सामयिक पुस्तकें निकलती हैं उन्हीं में सरस्वती भी है। आशा है समृद्धशालिनी होकर चिरकाल तक सरस्वती जीवित रहेगी। वह इसी योग्य है, उसे चिरजीवी और सौभाग्यशालिनी होना ही चाहिए। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि भारतवासियों ने ऐसी मासिक पुस्तक की जो सिर्फ श्रृंगार रस ही के नहीं किंतु विद्या संबंधी भिन्न भिन्न अनेक विषयों के लेख प्रकाशित करती है, कद्र की है। द्विवेदी जी लेखकों को मौलिक लेखन करने के लिए प्रेरित करते थे। यह मौलिकता वह साहित्य की विभिन्न विधाओं में चाहते थे, जबकि उस समय के बहुत से लोग जो बहुभाषी थे उसका फायदा उठाते हुए दूसरी भाषाओं के साहित्य को अपना बनाकर हिंदी में लिख देते थे। द्विवेदी जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वह कोई सामान्य बात नहीं है। किसी भी साहित्य के लोगों की बौद्धिक चोरी न केवल रचनात्मकता को खत्म करती है अपितु हमारी संवेदना को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। वहीं द्विवेदी जी विद्वानों के दायित्व के संदर्भ में मार्के की टिप्पणी करते हैं। वह साहित्य को एक कर्तव्य के रूप में व्याख्यायित करते हैं। जिस तरह अपने कुटुंब के प्रति प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य निश्चित होता है, उसी तरह अपनी जाति, अपने समाज, अपने देश और अपने साहित्य के प्रति भी निश्चित होता है। पर उस कर्तव्य का पालन हम नहीं करते। फल यह होता है कि ह्रास, हानि, अवनति, दुख, दारिद्र्य आदि की उत्पत्ति होती है। मूर्ख, अपढ़ या अल्पज्ञ यदि कर्तव्य पालन ना करें तो उसे क्षमा मिल सकती है। विद्वान और बहुज्ञ के इस अपराध की क्षमा नहीं। उसकी कर्तव्य चूक का कुफल बहुत ही भयंकर होता है। यह बौद्धिक वर्ग को उसके कर्तव्य पालन के लिए एक फटकार है। वह अपनी ही व्यक्तिगत लाभ लोभ में पड़कर जीवन जीने लगता है जिसकी बड़ी कीमत देश समाज को चुकानी पड़ती है। द्विवेदी जी सरस्वती के माध्यम से आम जनता में चेतना भी पैदा कर रहे थे। यह चेतना मात्र साहित्यिक स्तर की नहीं थी। सरस्वती का स्वर अब पहले वाला नहीं रह गया था। इस बात को 1915 के बाद की सरस्वती में देखा भी जा सकता है। अब सरस्वती में स्वदेशी आंदोलन की प्रशंसा भी की जा रही थी, तो कांग्रेस के हर साल होने वाले अधिवेशनों में पास होने वाले प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा था। द्विवेदी जी महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन के बारे में सितंबर 1923 के अंक में टिप्पणी करते हैं। वह देश की आम जनता को जागरूक करने के लिए साहित्य के साथ साथ और भी बातों की तरफ ध्यान दिला रहे थे, जिसमें भारतीय समाज की बहुत सी जानकारियों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर क्या कुछ घट रहा है इस पर भी गंभीरता से विचारपरक लेख प्रकाशित किए जाते थे। सरस्वती अपने समय के और पहले के विद्वानों पर लेख भी प्रकाशित करती थी, जिसमें राजा रवि वर्मा, ग्रियर्सन, फ्रेजर, बालकृष्ण भट्ट, जोसेफ चेम्बरलेन, डॉक्टर सतीश चंद्र बैनर्जी आदि पर लिखे गए लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान विषय पर लिखे गए लेखों की यदि बात की जाए तो उनमें पेड़ पौधों में चेतना शक्ति, रोग परीक्षक यंत्र,
आंसुओं की महिमा आदि तो पुरातत्व पर भारतीय शिल्प शास्त्र, कालिदास की जन्मभूमि, जैन अवस्था, महेंद्रगिरी के मंदिर आदि लेख हैं। इन सब लेखों से द्विवेदी जी की सरस्वती को लेकर जो दृष्टि थी उसे समझा जा सकता है। द्विवेदी जी पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से गहराई से जुड़े हुए थे। वह पश्चिम की बातों का अंध समर्थन नहीं करते थे, लेकिन जो विचार ग्रहण करने योग्य थे उनको अपनाने से परहेज भी नहीं करते थे। यूरोप के प्रभाव में भारतीय स्त्रियों में जो नई चेतना आ रही थी उसके बारे में द्विवेदी जी सितंबर 1919 की सरस्वती में लिखते हैं। आजकल भारतवर्ष की शिक्षित स्त्रियों को भी इस बात की चिंता हुई है कि हमें राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। इन अधिकार हानि का उदाहरण यह है कि हमारे देश में स्त्रियां वकालत नहीं कर सकती। यद्यपि कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कानून की परीक्षाएं पास की हैं। उनका कथन है कि जब स्त्रियां अन्य सरकारी कामकाज जैसे डॉक्टरी, मास्टरी, इंस्पेक्टरी आदि कर सकती हैं, तब उन्हें वकालत अथवा कौंसिल की मेंबरी करने का अधिकार देने में क्या आगा पीछा किया जाता है। उन्होंने सरस्वती में लगातार पदार्थ विज्ञान, परमाणुवाद, भूगर्भ विद्या, ज्योतिष विद्या आदि वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित कर हिंदी भाषी जनता की बौद्धिकता बढ़ाने का प्रयास किया। वह पश्चिम के लोगों का अपने साहित्य के प्रति लगाव हो या अपनी भाषा के प्रति कर्तव्य करने की अंतः चेतना या समाज के प्रति उनके दायित्व का भाव आदि को वे बहुत प्रशंसात्मक ढंग से देखते थे। इन सब के माध्यम से वह आमजन को बौद्धिक रूप से इतना समृद्ध करना चाहते थे कि उससे दूसरी भाषा के लोग प्रेरित हो सके। द्विवेदी जी का नए लेखकों के प्रति व्यवहार कोमल और कठोर दोनों तरह का था। इस सिलसिले में एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार द्विवेदी जी ने विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी सरस्वती से लौटा दी थी। इसके बाद कौशिक जी ने सरस्वती को साहित्य से अलग विषय पर एक लेख भेजा और एक दिन मिलने भी गए। कौशिक जी ने डरते डरते बस इतना ही कहा था, मैंने आपकी सेवा में एक लेख। द्विवेदी जी ने लेख का शीर्षक पूछा। शीर्षक सुनकर उनकी कठोरता मृदुता में बदल गई। मुस्कुराते हुए बोले, हाँ वह लेख, वह तो आपकी ही तरह सुंदर है, मैं उसे छापूंगा। वह नए लेखकों को मौलिक लेखन करने के लिए प्रेरित करते थे, साथ ही दूसरी भाषा के साहित्य के अनुवाद का काम भी देते थे। कौशिक जी से उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का कहानी संग्रह देते हुए कहा कि इनमें से जो भी कहानी बेहतर लगे उसका वह अनुवाद सरस्वती के लिए करें। इसके साथ ही वह नए लेखकों को और कैसे बेहतर लिखें इसके लिए भी कोई न कोई मंत्र अवश्य देते थे। उन्होंने कौशिक जी से कहा, केवल उपन्यास और गल्पें ही नहीं, अन्य विषयों की पुस्तकें भी पढ़ा कीजिए। वह नए लेखकों को प्रोत्साहन भी खूब देते थे। जब किसी नए लेखक को लिखना आ जाता था तो उसका नाम सरस्वती की फ्री लिस्ट में डलवा देते थे। साथ ही कुछ समय बाद पारिश्रमिक देने की व्यवस्था भी कर देते थे। मालिकों का इन सब में कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसीलिए द्विवेदी जी नए लेखकों की एक लंबी फौज तैयार करने में सफल हुए, जिसमें मैथिली शरण गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक आदि थे। अब हम खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में आई मुश्किलों पर चर्चा करेंगे। द्विवेदी जी खड़ी बोली में भी कविता लिखने की बात पर बहुत जोर दे रहे थे। उसके पीछे उनके तर्क थे कि ब्रज भाषा का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित है। ऐसे में साहित्य का दायरा बहुत सीमित हो जाता है, जो कि साहित्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरे, जब गद्य की भाषा खड़ी बोली हो सकती है तो पद्य की भाषा क्यों नहीं हो सकती? वह अप्रैल 1914 की सरस्वती में बोलचाल की हिंदी में कविता शीर्षक से एक टिप्पणी लिखते हैं। गद्य पद्य की भाषा होनी भी एक ही चाहिए। बोलचाल ही की भाषा लोगों को समझ में शीघ्र आती है, इसी से लोग उसे पसंद भी करते हैं। कुछ लोग अकारण ही बोलचाल की कविता की निंदा किया करते हैं। नहीं मालूम उन्होंने कविता का क्या अर्थ समझ रखा है। क्या कोमलकांत पदावली ही का नाम कविता है? क्या जिस पद्य में कोई अच्छा भाव नहीं, सिर्फ लच्छेदार मीठे मीठे शब्दों की भरमार है, वही कविता है?
इस उद्धरण को ही यदि गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि द्विवेदी जी की चिंता सिर्फ भाषा मात्र तक नहीं है, अपितु वह कविता में भाव के स्तर पर भी एक नए तरह का प्रयोग करने की बात कर रहे थे। कविता को मात्र कोमलकांत पदावली तक सीमित कर देने से कविता का भाव बहुत कमजोर हो जाता है। आज जब समाज बहुत तरह की बुराइयों से ग्रस्त है, तब क्या कविता को मात्र कोमलकांत पदावली तक सीमित करना ठीक रहेगा? इसलिए जरूरी है कि कविता आम जन की भाषा में बिना अतिरिक्त उपमानों का प्रयोग किए रची जाए, तभी उसमें आम जन की छवि दिखाई पड़ सकती है। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते थे। उनके चिंतन के केंद्र में किसान थे, जिसका प्रमाण उनकी प्रसिद्ध पुस्तक संपत्ति शास्त्र में मिल जाता है। भारत की आर्थिक दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में जाति प्रथा जो इतना मजबूत हुई है, उसके पीछे किसका हाथ है? आदि सवालों पर बहुत गहराई से विचार किया है। द्विवेदी जी मानते थे कि इन सभी समस्याओं की जड़ ब्रिटिश सरकार है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा तथ्यों से प्रमाणित भी किया। वह हर साल कांग्रेस के होने वाले अधिवेशनों में पास होने वाले प्रस्तावों की भी आलोचना करते थे। वह लिखते हैं, हर साल जो ये कांग्रेस होती है, उसने आज तक किसानों पर अपनी कितनी भक्ति प्रकट की है। उसके पास किए हुए प्रस्तावों में कितने प्रस्ताव ऐसे हैं जिनसे किसानों को लाभ पहुंचने की संभावना हो। कांग्रेस की जो प्रतिनिधि हैं, इस समय विलायत की हवा खा रहे हैं। वे इन लोगों की कौन सी शिकायत सुनाने के इरादे से वहां गए हैं? यदि ये 70% कृषक दुर्भशी और अत्याचार से पीड़ित होकर नष्ट हो जाए तो फिर देश की क्या दशा हो? तो भी क्या ये देश रह जाएगा? किसानों के प्रति उनके लगाव की एक और मिसाल द्विवेदी जी द्वारा सरपंच का चुनाव लड़ने पर सामने आती है। 1921 में सरस्वती से मुक्त होने के बाद वह अपने गांव दौलतपुर में जाकर रहने लगते हैं और वहीं वह सरपंच का चुनाव लड़कर किसानों के हित में काम करते हैं। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी समूचे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदी समाज के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाती है, इसीलिए वे क्षेत्रीय बोलियों को लेकर जो हिंदी से अलगाने की राजनीति कर रहे थे, उसकी आलोचना करते हैं। नवंबर 1905 की सरस्वती में लिखते हैं, एक तरफ देश के हितचिंतक हिंदुस्तान भर में एक भाषा और एक लिपि के प्रचार की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग अपने अपने प्रांत की बोलियों को तरक्की देने के इरादे से नए नए काम कर रहे हैं। गत श्रावण से मिथिला मोद नाम का एक मासिक पत्र बनारस से मैथिली बोली में निकलने लगा है। मानो मिथिला वालों के लिए हिंदी कोई विदेशी भाषा हो, उसे वे बिल्कुल ही ना समझ सकते हो। यदि इसी तरह भोजपुरिया, बनारसी, बैसवारी, बुंदेलखंडी और अवधी आदि भिन्न भिन्न बोलियों में पुस्तकें, अखबार और मासिक पत्र निकलने लगेंगे तो बेचारी हिंदी कहाँ जाएगी, नहीं मालूम। वह हिंदी के समर्थन में दूसरे विद्वानों की सम्मतियों को भी सरस्वती में प्रकाशित करते थे। वह हिंदी को ज्ञान विज्ञान की एक ऐसी भाषा बना देने के प्रयास में थे जो दूसरी भाषा के लोगों के लिए एक उदाहरण बने, साथ ही उनमें हिंदी के प्रति जो विद्वेष की भावना है उसको समाप्त किया जा सके। इसीलिए वे दूसरी भाषाओं के साहित्य का अनुवाद करवाकर सरस्वती में प्रकाशित करते थे। भाषा शुद्धता की दृष्टि से सरस्वती पत्रिका का कोई सानी नहीं था। बड़े से बड़े लेखक की रचना में यदि भाषागत अशुद्धियां हैं तो वह उसे लौटा देते थे। सरस्वती के बारे में इसीलिए कहा जाता था कि मालूम होता है यह एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई पूरी पत्रिका है। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी के सरोकारों की पूरे विकास यात्रा को समझा जा सकता है, जिसमें द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से आम जन को देश, समाज, साहित्य आदि के प्रति प्रेरित किया। वह साहित्य को समाज बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कारक मानते थे। उनके लिए साहित्य ही बदलाव का एकमात्र जरिया था, जिसके समर्थन में वे दूसरे देशों में हुए बदलाव में साहित्य की भूमिका को रेखांकित करते हैं।
द्विवेदी जी ने साहित्य के माध्यम से आम जन को बौद्धिक ढंग से जागरूक करने की कोशिश की है। इसीलिए सरस्वती में प्रकाशित होने वाली सामग्री में विदेशों तक के साहित्य का अनुवाद प्रकाशित किया जाता था। साथ ही पश्चिम की कौन सी परंपराएं हमारे लिए अनुकरणीय हैं, इसकी तरफ भी इशारा करते थे। वह चाहे रॉकफेलर पर लिखी गई उनकी टिप्पणी हो या किसी विद्वान पर लिखा गया उनका स्वतंत्र लेख। द्विवेदी जी की पत्रकारिता गहरे स्तर तक किसान चेतना से प्रभावित थी, जिसकी झलक सरस्वती में तो दिखाई ही पड़ती है, साथ ही उनकी स्वतंत्र रूप से लिखी गई संपत्ति शास्त्र पुस्तक में भी देखने को मिलती है। द्विवेदी जी सरस्वती में नए लोगों को बहुत महत्व देते थे, इसीलिए नए लेखकों की पूरी फौज सरस्वती से ही निकली। वह नए लेखकों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उनकी बौद्धिक चेतना को और उन्नत करने के लिए प्रेरित करते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर वे बहुत कृत संकल्प थे, जिसका कारण हिंदी आमजन के बीच सबसे ज्यादा बोली समझी जाती थी। वह गद्य पद की एक ही भाषा बनाने के पक्षधर थे। वह काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपर्याप्त मानते थे, जिसका कारण उसका सीमित क्षेत्र था। वह साहित्य आमजन की जुबान में लिखने के लिए हिमायती थे। इस बात की प्रामाणिकता सरस्वती में प्रकाशित सामग्री से होती है। आज जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की वह इस प्रकार है: परिचय, सरस्वती की भूमिका, सरस्वती की पत्रकारिता, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से सरस्वती का जुड़ाव, नए लेखकों के प्रति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का व्यवहार, खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में स्थापना, किसानों के प्रति सरस्वती का दृष्टिकोण, भाषा के क्षेत्र में सरस्वती का योगदान। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपके प्रश्न और सलाह हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।